Good evening, everyone. I am Arpit, clinical instructor of Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. आज आपके सामने लेके आए एक नया वीडियो जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे है। आज का जो टॉपिक है वो वाइवा क्वेश्चंस हैं और टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछता है। और ये जो आज की क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। ये आज का जो वीडियो है चारों क्लासेस के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आज क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो कि आपको फाइनल एग्जाम में जब प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। आज हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस की और कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल में पूछता है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेल की कि व्हाट इज सेल। जैसे हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे क्या हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हमें कोई भी पूछे डिफाइन सेल तो हमने बताना है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो ये तो बात की हमने सेल की, डिफाइन किया सेल को। तो सेल की डिस्कवरी किसने की? हु इज द फाउंडर ऑफ सेल? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इज द फाउंडर ऑफ सेल। सो साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये भी एक टर्म है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन था? फादर ऑफ साइटोलॉजी था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या है फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। सो इसमें हम बात करते हैं कि हमने बताया कि स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सो जब बहुत सारे सेल के स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कलेक्ट एंड फॉर्म टिश्यू, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और जब क्या बहुत सारे टिश्यूज जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन्स जुड़ने लग जाते हैं तो उनको क्या एक सिस्टम वाइज अरेंज करते हैं कि जब ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? सिस्टम बना देंगे। तो पहले क्या था? हमारे पास सेल था, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट। जब बहुत सारे सेल्स मिलके उन्होंने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलने लग जाते हैं तो टिश्यू ने मिलकर अपना एक ऑर्गन बना दिया। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो वो क्या सिस्टम का निर्माण करेंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो वो क्या सिस्टम का निर्माण करेंगे। सिस्टम कैसे? जैसे हम कह सकते हैं हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। तो वो क्या ऐसे क्या सिस्टम का निर्माण हो जाएगा। और जब सिस्टम का निर्माण हो जाएगा तो क्या सिस्टम को हम सिस्टेमेटिकली अरेंज करते हैं हमारी बॉडी में, तो क्या बन जाएगी? एक ह्यूमन बॉडी। जब बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाएंगे और सिस्टम को क्या है सिस्टेमेटिकली सीरीज वाइज अरेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारी ह्यूमन बॉडी। जैसे हम हमारा सिस्टम शुरू कहां से हो रहा है? नर्वस सिस्टम से शुरू हो रहा है। तो इस तो क्या बन गया? जब बहुत सारे सिस्टम जुड़ गए तो क्या ह्यूमन बॉडी बन गई। तो अगर हमारे सेल्स पे अफेक्ट पड़ रहा है तो क्या आवर होल बॉडी आर अफेक्टेड बाय सेल्स। और यहाँ पे हम सिस्टम की बात करते हैं। आवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 12 सिस्टम्स। जो हमारी ह्यूमन की बॉडी है वो क्या 12 सिस्टम से मिलके बनती है। सो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से 12 सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। हम यहाँ पे सिस्टम्स की बात करेंगे। पहला जो हमारा सिस्टम है वो क्या नर्वस सिस्टम, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक तो ये हो गया। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पहला हो गया नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम। ये क्या हमारे 12 सिस्टम्स। आवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 12 सिस्टम्स। ये 12 सिस्टम से हमारे बॉडी मिलके बनती है। कौन कौन से 12 सिस्टम जो अभी हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं? कौन कौन से? एक तो नर्वस सिस्टम हो गया,
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इंटेगुमेंटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, सेंसरी सिस्टम हो गया, और भी मस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। ये सारे हमने सिस्टम पढ़े हैं। सो आवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 12 सिस्टम्स। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि कितने सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, तो क्या है 12 सिस्टम, जो अभी हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। ये 12 सिस्टम से हमारी बॉडी मिलकर बनती है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा? स्किन। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का, तो यहाँ पे क्या हार्ट या लंग्स नहीं हमने बताना, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो स्किन है ना, वो हमारी बॉडी का ऑर्गन है, और क्या बहुत बड़ा पार्ट, हमारी पूरी बॉडी स्किन से भरी हुई है। सो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया? स्किन का। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हम यहाँ पे बात करेंगे सेल की, तो इसके रिगार्डेड हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। सो सेल, जैसे हमने सेल की डेफिनेशन की अभी, और सेल की स्टडी को क्या हम बोलते हैं? साइटोलॉजी। सो हम फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोल सकते हैं? जब बोलते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। वर्ड साइको मींस सेल एंड लॉजी मींस स्टडी। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव क्लास चल रही है यहाँ पे। तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल होगा स्पर्म सेल। अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी, तो क्या हमने बताना है? स्पर्म सेल। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, स्पर्म सेल हमने कह दिया कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स में कौन सा स्मॉलेस्ट सेल होगा? क्योंकि फीमेल्स में तो स्पर्म सेल्स नहीं होते, वो तो मेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल्स। फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? तो फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल होगी प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स इज द स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल्स। जो इसका साइज है वो कितना होगा? 2 से 3 माइक्रोन होगा। तो थोड़ा इसको ऐसे याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अगर बॉडी में हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? आंसर करेक्ट होगा स्पर्म। स्पर्म सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर फीमेल का हमने बताना है तो वो क्या स्पेशली मेंशन होगा कि फीमेल में कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है, तो फीमेल में कौन सा स्मॉलेस्ट सेल होगा? प्लेटलेट्स। और इसका साइज कितना था? 2 to 3 माइक्रोन। और स्पर्म सेल का साइज कितना था? 1 to 2 माइक्रोन। सो जो इसका साइज है वो ज्यादा छोटा है, 1 to 2 माइक्रोन। सो अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो क्या स्पर्म सेल ही आएगा? ठीक है, अगर आप अब सोच रहे हो कि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो प्लेटलेट्स बोलना चाहिए, बट नहीं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमने बताना है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म सेल है। अगर फीमेल का स्पेशल केस में पूछा जाएगा, अगर पूछे कि फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो हम बताएंगे प्लेटलेट्स। और इसमें क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट भी कई बार पूछ लेते हैं और कई बार लॉन्गेस्ट भी पूछ लेते हैं, सेम ही बात है। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? तो हमने बोले न्यूरॉन, नर्व सेल। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखिए न्यूरॉन कैसे है, अगर हमने किसी को पिंच किया तो कैसे पता लगेगा किसको पिंच किया? तो मैंने किसी को पिंच किया तो उसको जो मैसेज है उसके ब्रेन तक ट्रांसफर होगी, तो वो काम कौन करता है? सारा हमारा न्यूरॉन करता है। हमारे नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन, नर्व सेल्स। क्योंकि जो नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स होते हैं वो भी हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। सो इसके साइज की अगर बात करें तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का साइज है, जो जितनी हमारी बॉडी की लेंथ है उतना हमारे न्यूरॉन का साइज हो सकता है। क्योंकि जितने भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। न्यूरॉन सेल, द नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। अब फिर ये स्पेशल केस आ गया, इन्होंने पूछा कि लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। अगर अब फीमेल का स्पेशल मेंशन है
कि फीमेल में लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, तो फीमेल में लार्जेस्ट सेल होगा ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी, और जो इसका साइज है वो कितना होगा, 130 माइक्रोन, 130 माइक्रोन इसका साइज होगा यहाँ पे फीमेल्स में लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने बात की है लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, और यहाँ पे फीमेल का स्पेशली मेंशन किया तो ओवम बोल दिया, बट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात किया तो दोनों में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, बट अगर हमने जहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल की बात की थी तभी तो ह्यूमन बॉडी में क्या प्लेटलेट्स तो प्रेजेंट होती हैं, बट हमने मेंशन नहीं किया स्पर्म सेल किया, यही थोड़े हमें बच्चे गलत कर जाते हैं। सो अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो क्या स्पर्म सेल इसका राइट आंसर रहेगा। अगर स्पेशली मेंशन किया है स्मॉलेस्ट सेल में कि फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है तो क्या यहाँ पे प्लेटलेट्स रहेंगी, और अगर पूछा लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो क्या न्यूरॉन, अगर स्पेशली मेंशन किया लार्जेस्ट सेल फीमेल के बारे में तो यहाँ पे रहेगा ओवम, और जिसका साइज होता है 130 माइक्रोन। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक गेवाज एंड गैस्ट्रिक लेवाज। टर्म गैस्ट्रिक गेवाज एंड लेवाज हम एंजीट्यूब इंसर्शन से पढ़ते हैं, ये वहां से टर्म्स आई हैं गैस्ट्रिक गेवाज एंड गैस्ट्रिक लेवाज। आप सभी ने नाम सुना होगा एंजीट्यूब इंसर्शन, एंजी मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, जो क्या हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं किसी भी पेशेंट में, नेजो मतलब नेजल के थ्रू हम एक कैथेटर एक पाइप इंसर्ट करते हैं, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक तक नेजल के थ्रू डालते हैं और स्टमक तक डालते हैं वो पाइप, उसका कुछ पर्पस होगा, ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए क्या देते हैं, जब गैस्ट्रिक गेवाज और लेवाज करने के लिए हम एनजी ट्यूब का प्रोसीजर करते हैं। सो यहाँ से टर्मिनोलॉजी है गैस्ट्रिक गेवाज एंड लेवाज, इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, गैस्ट्रिक गेवाज एंड लेवाज। गेवाज गेवाज मीन ट्यूब फीडिंग, कि जब हम पेशेंट को ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी पेशेंट अगर ऑरली वो नहीं खा सकता, किसी भी कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे इसको क्या ऑरल अल्सर्स हो सकते हैं, जो ऑरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, या कोई सर्जरी की कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम से कि वो ऑरली नहीं खा पा रहे हैं, तो वो क्या उसको क्या गेवाज करते हैं, गेवाज मतलब हम उसको ट्यूब फीडिंग देते हैं। सो ट्यूब फीडिंग इज रिलेटेड टू गेवाज, हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, गेवाज गेवाज के जी पे है, जी में मतलब गिव मतलब देना, कि हम ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं मतलब हम गेवाज कर रहे हैं। जब हम पेशेंट को खाना दे रहे हैं नेजल पाइप के थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू हम जब पेशेंट को खाना दे रहे हैं खाने के लिए, सॉरी खाना खाने के लिए जो हम यूज कर सकते हैं, जो ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, जो लिक्विड दे रहे हैं उसके नेजल के थ्रू जो उसके स्टमक तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गेवाज। सो गेवाज मींस गिव, हम बोल सकते हैं एक ट्रिक है गिव, गिव मतलब देना, मतलब जब हम फूड दे रहे हैं तो क्या है वो गेवाज है। तो लेवाज क्या होगा, लेवाज एल, एल मतलब लेना, कि जब उसके स्टमक से फूड ले रहे हैं, मतलब उसके स्टमक से जब हम कंटेंट्स ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे लेवाज। लेवाज हम किस कंडीशन में करते हैं, जब पेशेंट क्या पॉइजन ले लेता है कई बार, तो पॉइजन को रिमूव करने के लिए, जब बाउल को वॉश करने के लिए, पॉइजन को रिड्यूस करने के लिए, जब पॉइजन का इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए, जब पॉइजन को बाहर निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो क्या हम लेवाज करते हैं। कई बार हमने देखा होगा सीआईडी आप सभी देखते होंगे, तो जो वो सीआईडी वाले हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो क्या जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो बता देते हैं कि इसकी डेथ किस कारण हुई, किस कारण से हुई है। जब कई बार पॉइजन लिया होता है तो इस बता देते हैं कि इसकी डेथ को कितना टाइम हो गया और किस चीज में जहर था जिसके कारण इसकी डेथ हुई है। तो वो क्या लिवाज करते हैं, वो देखते हैं हमारे स्टमक से कंटेंट लेते हैं कि किस फूड में, हमारे किस कंटेंट में क्या है वो था, पॉइजन था, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू गैस्ट्रिक लेवाज। लेवाज एल मीन लेना, हम स्टमक से कंटेंट ले रहे हैं, जैसे पॉइजन को रिमूव करते हैं, तो लेवाज जब हम स्टमक से कंटेंट वापस ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लेवाज, और जब हम स्टमक में फीडिंग दे रहे हैं, ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे गेवाज। आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन गेवाज एंड लेवाज। और एक यहाँ पे डिफरेंस हम पढ़ेंगे साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म। ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा सेल में कि साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, जो फ्लूइड सेल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म सेल में फ्लूइड जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल में? कोई भी सेल की अगर हम बात करें, हम ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं सेल में, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं। अगर सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और उसमें फ्लूइड फिल है तो उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अगर सेल में फ्लूइड फिल नहीं है, उससे उसमें फ्लूइड तो फिल है, अगर उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। सो आपको पता लग गया कि डिफरेंस है साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल में। अगर सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, अगर सेल में ऑर्गेनेल्स हैं तो हम टर्म यूज करेंगे साइटोप्लाज्म। अगर सेल में फ्लूइड तो है बट ऑर्गेनेल्स नहीं है तो हम वहां पे टर्म यूज करेंगे साइटोसोल। जैसे हम प्लांट सेल पढ़ते हैं, एनिमल सेल पढ़ते हैं, वहां पे हम साइटोप्लाज्म मेंशन करते हैं। बट अगर हम न्यूरॉन सेल की बात करें तो उसमें क्या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और तो ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होती ना, तो हम उसमें जो फ्लूइड फिल होता है तो उसको हम यूज करते हैं साइटोसोल। ये था डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। और हम यहाँ पे एक और डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये यहाँ पे हमने दो टर्म्स सभी ने पढ़ी होंगी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। वैक्सीनेशन हम तब यूज करते हैं जबकि हम ड्रग्स की जो वैक्सीन, जो भी हम वैक्सीन यूज करते हैं, हम तो जब हम वैक्सीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं उसको वैक्सीनेशन। जैसे कि हमने कहीं भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं तो वैक्सीनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन, आज हमने इम्यूनाइजेशन किया, वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं। अगर हम वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में क्या, वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं कि इस दिन में हमने ये प्रिपरेशन करनी है, ये वैक्सीन लानी है, ये ऐसे ऐसे बनेगी। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीन की हमने प्रिपरेशन की है और जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम उसको बोलेंगे इम्यूनाइजेशन, कि हमने इम्यूनाइजेशन किया है। सो वैक्सीन की प्रिपरेशन करना, ड्रग्स की प्रिपरेशन करना, वैक्सीन की प्रिपरेशन करना, दैट इज वैक्सीनेशन। एंड जो हमने प्रिपरेशन की है उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। यही डिफरेंस है इन दोनों में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। और यहाँ पे एक और डिफरेंस की बात करें, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ ही लेता है, पूछता है कि सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सो सब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो पेशेंट खुद बोल के हमें बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो अपनी कंप्लेंट्स को आपके सामने रख रहा है, जो पेशेंट खुद बोल के डाटा हमें देता है वो है सब्जेक्टिव डाटा। और जो एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सो सब्जेक्टिव डाटा इज गिवन बाय पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा इज ऑब्जर्व्ड बाय नर्स और अ डॉक्टर। जो सब्जेक्टिव डाटा है वो पेशेंट हमें खुद आके बताएगा, और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है वो खुद हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट में क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव मींस ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और सब्जेक्टिव जो पेशेंट खुद आके बता रहा है। ये यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंस पढ़े थे यहाँ पे। और आगे हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कॉमन टर्मिनोलॉजी की आज हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया, इंसोम्निया का मीनिंग क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप। इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इंसोम्निया। जब पेशेंट क्या है, प्रॉपर से उसको नींद नहीं आती, उसको नींद नहीं आती, वो सो नहीं पा रहा, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंसोम्निया। इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इंसोम्निया। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया हम किसको कह सकते हैं, स्टेट ऑफ सफोकेशन। स्टेट ऑफ सफोकेशन इज कॉल्ड एस्फिक्सिया। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी हम किसको बोलते हैं, पोस्टमार्टम को, पोस्टमार्टम इज कॉल्ड ऑटोप्सी। बट
पोस्टमार्टम ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड ऑटोप्सी, ह्यूमंस के पोस्टमार्टम को हम बोलते हैं ऑटोप्सी, एंड पोस्टमार्टम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड नेक्रोप्सी। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स निकल के आई हैं पोस्टमार्टम की। अगर हम ह्यूमंस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑटोप्सी, एंड पोस्टमार्टम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड नेक्रोप्सी। और एनीयूरिया, एन ए पे है एनीयूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, या डिफिकल्टी इन यूरिन। एनीयूरिया, यूरिया इज रिलेटेड टू यूरिन, यहाँ पे क्या यूरिन की बात हो रही है, यूरिया एनीयूरिया। एन मतलब एब्सेंस या डिफिकल्टी, अगर यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो रही है, जब यूरिन क्या बिल्कुल ही नहीं आ रहा, जब कम आ रहा है और डिफिकल्टी हो रही है यूरिन पास करने में, पेनफुल वर्डिंग हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एनीयूरिया। एनीयूरिया मींस इट इज एक्सक्रीशन ऑफ लेस देन 100 ml यूरिन इन 24 आवर्स। जबकि एक्सक्रीशन लेस देन हो जाती है 100 ml से इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में जब हमारा यूरिन क्या 100 ml से कम आ रहा है तो उसको हम एनीयूरिया बोलेंगे। जो तो यूरिन के एब्सेंस हो रहा है, जाके एक्सक्रीशन जो है उसकी कम हो रही है, डिफिकल्टी से हो रही है, जो भी एक्सक्रीशन हो रही है, और वो क्या कम हो रही है, किससे कम हो रही है, 100 ml से कम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एनीयूरिया। और एक टर्म आ जाएगी यहाँ पे डिसयूरिया। एज यू नो, मैंने अभी बताया यूरिया मींस रिलेटेड टू यूरिन, एंड डिस मतलब डिफिकल्टी, सो डिफिकल्टी इन यूरिन जब पेनफुल वर्डिंग इज कॉल्ड डिसयूरिया। डिसयूरिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफिकल्टी या पेनफुल वर्डिंग। जब पेनफुल वर्डिंग होती है या डिफिकल्टी होती है यूरिन पास करने में, तब हम उसको बोलेंगे डिसयूरिया। और इस यूरिन में क्या बर्निंग सेंसेशन होगी, जब भी पेशेंट यूरिन पास करता है उसमें डिफिकल्टी तो हो ही रही है और साथ में क्या बर्निंग सेंसेशन होगी, तो उसको हम बोलेंगे डिसयूरिया। और पॉलीयूरिया, पॉली मींस मोर मतलब एक्सेसिव ज्यादा, यूरिया मींस यूरिन। अब यहाँ पे आप समझ भी लोगे पॉलीयूरिया का मतलब क्या है, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, जब क्या नॉर्मल से ज्यादा एक्सक्रीशन हो रही है यूरिन की, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। सो नॉर्मल अमाउंट कितनी है यूरिन की, जो हम एक दिन में नॉर्मल कितना पास करते हैं यूरिन, 1000 से 2000 ml हमारी नॉर्मल जो अमाउंट है यूरिन की वो हम डेली पास करते हैं। 1500 ml क्या करते हैं, 1000 और 2000 ml के बीच में होते हैं 1500 आ जाएगा। सो 1500 ml हम बोल सकते हैं कि ये जो नॉर्मल वर्डिंग पैटर्न होता है। और अगर इससे ज्यादा आ रहा है, 1500 से ज्यादा आ रहा है, 1500 से ज्यादा, 1500 तो नॉर्मल ही है, 1000 से 2000, 2000 तक तो नॉर्मल ही है। अगर 2000 से ज्यादा आ रहा है, 2500 से कम ज्यादा आ रहा है, 2500 मिलीलीटर से या 3000 लीटर तक आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन मोर देन 2500 ml। और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ गई ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया को हम क्या कह सकते हैं, when urine less than 500 ml in 24 hours। ओलिगोयूरिया, यूरिया मींस यूरिन, एंड जब क्या यूरिन लेस देन 500 ml से होता है 24 घंटों में, तो उसको हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं। जब क्या पॉलीयूरिया को बोल रहे थे जब एक्सेसिव एक्सक्रीशन हो रही थी यूरिन की, अब क्या लेस एक्सक्रीशन हो रही है, कितने से लेस, 500 ml से जब डिक्रीज हो रही है यूरिन आउटपुट, जब यूरिन आउटपुट 500 ml से डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया। और इसमें आ जाएगा नॉक्चूरिया। नॉक मींस नाइट, द स्लीपिंग टाइम, नाइट में मोस्टली होता है। सो नॉक्चूरिया मींस क्या होगा, वर्डिंग ड्यूरिंग नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स, वर्डिंग ड्यूरिंग नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स। जब हम कई बार न्यूरेसिस बोलते हैं, वेटिंग बच्चे कर देते हैं, सो नॉक्चूरिया में मीनिंग क्या है, वर्डिंग ड्यूरिंग नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स, जो हम नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स में जब वॉइड कर देते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉक्चूरिया। और इसमें टर्म आ जाएगी हीमैचूरिया। हीमैचूरिया, यूरिया मींस यूरिन एंड हीम मतलब आरबीसी की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। सो हीमैचूरिया क्या होगा, ब्लड इन यूरिन, जब यूरिन में ब्लड आ रहा है,
तो उसको हम बोलेंगे हीमैचूरिया। जब क्या यूरिन में ब्लड आ रहा है उसको हम बोलेंगे हीमैचूरिया। हीम मीन्स ब्लड। और ये तो था जब यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको हमने बोल दिया हीमैचूरिया। और अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेलिग्ना। अगर ब्लड स्टूल में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेलिग्ना। अगर ब्लड यूरिन में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे हीमैचूरिया। पाइयूरिया। यूरिया मीन्स यूरिन एंड पाई मीन पस। सो पस इन द यूरिन। अगर यूरिन में पस फॉर्मेशन हो रही है, अगर यूरिन में पस की प्रेजेंस है तो उसको हम बोलेंगे पाइयूरिया। पस इन यूरिन। अगर यूरिन में पस आ रही है तो उसको हम बोलेंगे पाइयूरिया। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जब क्या पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता तो क्या इनकॉन्टिनेंस कहलाएगा। इनवॉलंटरी लॉस। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वॉलंटरी मीन्स जो हमारे कंट्रोल में होता है। किसी भी कारण जब क्या स्फिंक्टर्स लूज हो जाते हैं तो वो क्या इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है उस टाइम पे। इनवॉलंटरी लॉस हो हमारी मर्जी के बगैर जो क्या हम उसको यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ब्लैडर से क्या यूरिन पास आउट होने लग जाता है। इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर उसको हम बोलेंगे इनकॉन्टिनेंस। जब हमारे ब्लैडर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता तो वो क्या अपने आप यूरिन लीक होने लग जाता है तो उसको हम बोलेंगे इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी मींस यूरिन एंड रिटेंशन मीन इकट्ठा होना। रिटेंशन फ्लूइड रिटेंशन हो गया, हम बोलते हैं यूरिन रिटेंशन हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया। फिर यूरिनरी रिटेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ यूरिन। जब क्या पेशेंट इनएबल नहीं होता ब्लैडर को एम्प्टी करने में तो उसको बोलेंगे रिटेंशन। मतलब यूरिन एक जगह पे क्या इकट्ठा हो जाता है ब्लैडर के और वो क्या पेशेंट पास नहीं कर पा रहा। और क्या इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर। जब पेशेंट के एम्प्टी नहीं कर पाता ब्लैडर तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। और जब पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता यूरिन पास आउट करने में मतलब इनवॉलंटरी वो क्या पास हो जाता है यूरिन तो उसको हम बोलेंगे इनकॉन्टिनेंस। ये यहाँ पे दो बातें बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनकॉन्टिनेंस में क्या था? इनवॉलंटरी लॉस हो रहा था हमारा यूरिन, हमारा कंट्रोल नहीं था, अपने आप लीक हो रहा था यूरिन। इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। एंड रिटेंशन में क्या? रिटेंशन मींस इकट्ठा होना। इट इज द इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ यूरिन। इसमें क्या है? यूरिन जो ब्लैडर है वो क्या एम्प्टी नहीं हो रहा प्रॉपर। ये था यूरिनरी रिटेंशन। अगर यहाँ पे हम बात करें मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, कई बार एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो इसके मेनली चार मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसके? मेनली चार। पहला जो इसका मेथड होगा वो होगा इंस्पेक्शन। देन इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद में क्या आ जाएगा? पाल्पेशन। फर्स्ट मेथड है इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, सेकंड मेथड है पाल्पेशन, थर्ड मेथड है परकशन एंड फोर्थ मेथड इज अस्कल्टेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के मेनली हम चार मेथड्स यूज करते हैं। इंस्पेक्शन, हम पेशेंट को क्या इंस्पेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं पेशेंट का। और फिर क्या करते हैं? पाल्पेशन। पाल्पेशन करते हैं जैसे पाल्पेट करते हैं, एब्डोमिनल पाल्पेशन एग्जामिनेशन करते हैं, आर्टरीज को पाल्पेट करते हैं, अल्नर को, रेडियल को। और परकशन, परकशन कैसे करते हैं? हैमर की हेल्प के साथ हम परकशन करते हैं। और अस्कल्टेशन में क्या करते हैं? विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज करके हम अस्कल्टेशन करते हैं। सो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेनली यहाँ पे चार मेथड्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। और इसका भी क्या कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके भी में क्वेश्चन आ जाता है तो उनको क्या इसमें पैटर्न में अरेंज करना होता है। तो पैटर्न मैंने आपको बताई दिया। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या? इंस्पेक्शन। सो पैटर्न वाइज क्या होगा? इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, देन परकशन, देन अस्कल्टेशन। यही इसका राइट पैटर्न है फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का। और पीपीई,
पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फुल फॉर्म ऑफ एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एनपीआर क्या है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हमें इसमें कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, जब क्या आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क रिलीज होता है मदर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं हम? कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जिसमें क्या बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सो नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन की बात करें, यूरिन का नॉर्मल कलर क्या है? तो क्या है? पेल एम्बर या एम्बर येलो। पेल एम्बर बोल सकते हैं, एम्बर येलो बोल सकते हैं। ये क्या है? पेल येलो एम्बर। ये क्या नॉर्मल कलर है यूरिन का। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन, तो आपको क्या बताना है? पेल येलो एम्बर या पेल एम्बर कलर। ये तो था यूरिन का नॉर्मल कलर। और अगर स्टूल की बात करें, स्टूल का नॉर्मल कलर कौन सा होगा? ब्राउन। ब्राउन कलर इज नॉर्मल फॉर स्टूल। फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? अब सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। वर्ड कार्डियो मींस रिलेटेड टू आवर हार्ट and pulmonary means related to our lungs and resuscitation means revive करना। रिवाइव करना, जो चीज चली गई है उसको फिर वापस से लेके आना। जैसे हमारी हार्ट बीट चली गई है, उसको वापस से लेके आना हमारी हार्ट बीट को। दैट इज सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। साइनोसिस का मीनिंग क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जब हमारी स्किन ब्लूइश हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन किसके कारण? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, ऑक्सीजन की कमी से जब हमारी स्किन नीली पड़ने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज is called hypoxia। और इससे रिलेटेड एक और टर्म आ जाएगी एनोक्सिया। वो था हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या कमी हो रही है ऑक्सीजन की हमारे टिश्यूज में। तो यहाँ पे क्या? एनोक्सिया, नो ऑक्सीजन इन टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन होती नहीं है, एब्सेंस होती है। जब नो ऑक्सीजन इन टिश्यूज, इसको हम बोलेंगे एनोक्सिया। पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मीनिंग क्या होता है? फीवर। फीवर को हम पायरेक्सिया बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। सेप्सिस। सेप्सिस का मीनिंग क्या होता है? इन्फेक्शन। वर्ड सेप्सिस इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ asepsis? So asepsis means free from infection. Sepsis means infection and asepsis means free from infection. अगर यहीं पे हम बात करें हेमोपाइसिस की, हेमोपाइसिस, पाइसिस का मीन्स फॉर्मेशन, पाइसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन करना, और नी मतलब ब्लड, मतलब ब्लड की फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोपाइसिस। सो ब्लड में क्या क्या आ जाएगा? ब्लड में आरबीसी भी आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएंगे, प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे, और ब्लड में और क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। सो हम इसको हेमोपाइसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोपाइसिस। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड हेमोपाइसिस। जब इन तीनों का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हेमोपाइसिस, क्योंकि ये ब्लड के कंपोनेंट्स है ना। तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पैन रहता है। तो टर्म है एरिथ्रोपाइसिस।
एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? Formation of RBCs. Poiesis means formation and erythrocytes. Erythrocytes के RBC का second name होता है. So formation of RBC is called erythropoiesis. पहले हमने बात की थी hemopoiesis. Hem means blood and poiesis means formation. जब blood का formation होता है, formation of blood, तो blood में क्या क्या आ जाएगा? आरबीसी भी आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे। सो आरबीसी की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और आरबीसी कलर का कलर रेड होता है। किसके कारण रेड होता है आरबीसी का कलर? द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरिन पिगमेंट। पोरफायरिन पिगमेंट और हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी का कलर रेड रहता है। अब है एकदम लिकोपाइसिस। लिकोपाइसिस के लिकोसाइट्स। लिकोसाइट्स के दूसरा नाम है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम क्या है? लिकोसाइट्स। सो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड लिकोपाइसिस। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम लिकोपाइसिस बोलते हैं। और आ जाएगा थ्रोम्बोपाइसिस। प्लेटलेट्स का सेकंड नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। सो थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपाइसिस। यहाँ पे हमने हेमोपाइसिस के बारे में पढ़ा था। हीम में हमारे पास तीन चीजें मेरी आ गई थी, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा है। आरबीसी की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन को हम लिकोपाइसिस बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोपाइसिस बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। लाइक इट राइट नाउ एवरीवन। अगर आप चाहते हैं और आपके सामने ऐसे लेक्चर आए तो प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी और सारी वीडियोस लेके आना ये हमारा काम है स्टूडेंट्स। और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना अब ये आपका काम है। सो लाइक एवरीवन। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।